एक बीकर में सोल्यूशन रखा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन 2.5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम सोल्यूशन नहीं है, 100 ग्राम वाटर, और सोल्यूट एक्स है जो नॉन वॉलेटाइल है, बस इतना पता है। दूसरे बीकर में प्योर वाटर रखा हुआ है। अब देखिए इसने क्या किया, स्ट्रीम ऑफ ड्रायर मतलब समझ गए, ड्रायर पास करी। ड्रायर मतलब जिसमें मॉइस्चर पहले से नहीं है। देखना मैं कहानी में कुछ ला रहा हूँ, समझ पाते हैं क्या। इधर से किसे भेजा, ड्रायर में तो बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, तो जब ड्रायर यहाँ आएगी उड़ते हुए तो यहाँ से अपने साथ मॉइस्चर को ले लेगी क्या, और मॉइस्चर को लेके जब चलेगी तो इस बीकर का वजन कुछ कम हो जाएगा क्या। जब यहाँ का मॉइस्चर यहाँ जाएगा तो यहाँ खाली जगह क्रिएट होगी, फिर और एवोपरेट करके इसको भरने की कोशिश करेगा। तो पहले वाले का जो वेट लॉस हुआ, इस बीकर का वेट लॉस 1.25 ग्राम, कितना वजन कम हो गया इसका। अब वो हवा यहाँ से मॉइस्चर लेने के बाद यहाँ पहुंची, अब उसका मन करेगा यहाँ से भी हवा खाऊं, मॉइस्चर खाऊं और मॉइस्चर खा के चलूं, लेकिन उसका पेट अब काफी पहले से भरा हुआ है थोड़ा सा। कैसे इमेजिन आएगा, कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। ये हटा दो, मान लो नहीं था, तो फिर तो जो हवा आती ड्रायर वो यहाँ का सारा मॉइस्चर लेके जाती सिर्फ इसी में से। अब क्योंकि वो पहले से लेके आई है पीछे से, तो इसमें से सारा नहीं ले पाएगी, तो इस वाला वेट जो कम हुआ इस वाले बीकर का वेट लॉस 0.05, ठीक है। तो देखो हमारा काम हो चुका क्या, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स भी होता था। तो पी नॉट किसको कहते थे, तो अब आप बता सकते हो क्या पी नॉट माइनस पी की वैल्यू कितनी है। पी नॉट कौन होता था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी इसका प्योर का वेपर प्रेशर, और पी कौन होता था, इसका वेपर प्रेशर। पी कौन होता था, इसका वेपर प्रेशर। तो देखना पी नॉट माइनस पी के प्रोपोर्शनल, थोड़ी सी मुश्किल बात है, जबरदस्ती हाँ मत करना। 1.25 के प्रोपोर्शनल होगा क्या, कि इसका वेपर प्रेशर, मान लो मैं झूठ मूठ के वैल्यूज में आना शुरू करता हूँ, 60 है वेपर प्रेशर। अगर ये ना होता तो जब यहाँ से आता तो 60 का 60 ले जाता, और ये वाला जो है आप बोल रहे हो 60 से कम है, ये मान लो 40, तो जब हवा आई ड्राई एयर आई तो यहाँ से 40 लेके पहुंची, अब वो 60 में से कितना लेगी, 60 नहीं लेगी, बस 20 लेगी, क्योंकि वो मैक्सिमम कितना ले सकती है इधर, 60 लेके जाएगी। और 40 तो वो पीछे से लेके आई है, इसमें से कितना लेगी 20, तो 20 क्या है, इसका कितना था वेपर प्रेशर 60, इसका कितना था 40। तो हमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखना है, दोनों का डिफरेंस या नहीं, तो दोनों का डिफरेंस कौन सा है, जो इसमें से गया है जो इसमें से गया है। इसमें से जो वेट गया, इस बीकर में से जो वेट गया, वो दोनों का डिफरेंस ही तो गया। इसमें से कितना वेट गया, मैंने गलत लिखा था 0 पॉइंट, वो दोनों का डिफरेंस ही तो है। इस वैल्यू से समझ आएगा कि 40 इधर से खा के आया था, इधर से उसने 60 नहीं खाया, इधर से उसने 20 खाया, और वो 20 क्या था इन दोनों का डिफरेंस, और वो 20 जिसे हम बोल रहे हैं वो सचमुच में कितना है 0.05 ग्राम या नहीं। अब टोटल कितना था, टोटल तो जिसका था नहीं, हमारे वेपर्स की टर्म्स में टोटल कितना था, क्यों जितना इसमें से खाया प्लस जितना इसमें से खाया वही तो मिला के टोटल था। यहाँ सीधा आता तो सीधा यहाँ से 60 खाता, अब 60 में से 40 इधर से खा के आया और 20 इधर से खाया, 40 इधर से खाया और 40 के प्रोपोर्शनल तो ये है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है 20 के, तो 40 और 20 वाला आया इज इक्वल टू एक्स बी, बस एक्स बी ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना था शायद। भाई हम यहाँ से तो मोल फ्रैक्शन ही निकाल सकते हैं ना, यहाँ से भी मोल फ्रैक्शन कब निकाल पाते, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर दिया होता, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन 18। लेकिन हमारा सारा काम अटक गया क्योंकि हमें एक्स का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। इससे क्या होगा, हमें सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिलता है। नहीं देखो सर, दोबारा से 3-4 बार में बात आने वाली है। ऐसा मेंशन लो, ये विकल्प यहाँ नहीं है। इधर से आपने क्या भेजी ड्राई एयर, तो ड्राई एयर इसमें जितना मॉइस्चर है सारा खा लेगी या नहीं, उससे ज्यादा भी खा सकती है क्या, उससे ज्यादा है ही नहीं तो खाएगी कहाँ से। तो वो जो वैल्यू यहाँ से खाएगी, मान लो इसमें 60 mm के बराबर प्रेशर है, तो इसका जो प्रेशर है जितना ज्यादा होगा इधर से उतना ज्यादा खाएगी या नहीं। ये नहीं है, अगर ड्राई एयर जा रही है तो यहाँ जितना ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ज्यादा खाएगी या नहीं। अब उतनी ज्यादा खाएगी तो इसका वेट ज्यादा कम होगा, उतना ही ज्यादा।
तो जितना इसका वेट कम हो गया वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर के। अगर ये नहीं होता, लेकिन ये होने पे क्या हुआ, इसका कुछ वेपर प्रेशर है जो वहां से कम है पहले ही, कितना, वो 60 माना हमने अपने दिमाग में, तो 40 माना। तो अब यहाँ से ये कुछ वेपर्स खा के चली, किसके प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल, 40 के प्रोपोर्शनल या नहीं। तो 40 के हिसाब से जब हवा खा के चली तो इसका वजन कम हो गया होगा या नहीं। तो ये जो 40 है ये किसके प्रोपोर्शनल, तो 1.25 ग्राम किसके प्रोपोर्शनल हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम तीसरे नोट कर रहे हैं या नहीं। अब ये 40 के प्रोपोर्शनल खा के चली, जब यहां पहुंची तो कितना खाएगी, और कितना और खाएगी, 60 या 20, 20 में इसके बराबर हो जाएगा ना उसका प्रेशर, 20 खा के, तो 20 खाएगी। तो इसमें जो वेट लॉस हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल है, 60 के या 20 के, इसमें जो वेट लॉस हुआ वो 60 के प्रोपोर्शनल है। भाई 40 के बराबर का तो खा के आई है पीछे से, ये सारा मॉइस्चर 50 वाला तो खा के आई है। अब यहाँ से कितना खाएगी, 60 खाएगी, 20 खाएगी। तो इसमें जो वेट लॉस हुआ वो प्रोपोर्शनल 60 के नहीं, इसमें जो वेट लॉस हुआ वो किसके, और 20 कौन है, 20 कौन है, दोनों का डिफरेंस नहीं है, 60 माइनस 40। मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ इसको इमेजिन करो सबसे पहले कि यह नहीं है, आपने ड्रायर भेजी तो इसका जितना मॉइस्चर होगा वो सारा उसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा नहीं। तो उस वक्त जो स्पीकर का वेट लॉस होता, अगर मैं सीधा हवा इसके ऊपर पास करता तो इसका जो वेट लॉस होता है किसके प्रोपोर्शनल होता, पी नॉट के, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर के, हाँ या नहीं। और वो किसके प्रोपोर्शनल होता, 60 के। लेकिन इसने क्वेश्चन वाले ने क्या किया, पहले प्योर वाटर के ऊपर नहीं पास करी, पहले किसके ऊपर पास करी, तो अब सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम होगा, ये तो सबको पता है। तो दिस वेट इज प्रोपोर्शनल टू, तो पी नॉट माइनस पी की जगह मैंने लिख दिया, नीचे क्या लिखना था, तो पी नॉट लिखना। अब पी नॉट कहां से लाऊं, पी नॉट तो यहाँ है नहीं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो देखना, पी नॉट माइनस पी ये वाला प्लस पी ये वाला क्या बन रहा है, इसलिए मैंने पी नॉट की जगह इन दोनों को, ये वाली वैल्यू कितनी है 0.05, और ये वाली वैल्यू कितनी है, तो 0.05 प्लस 1.25। लो बात वही है, सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो रहे हो इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूं। अब तो आया अब भी नहीं, देखिए वही वाला सेटअप। इन शॉर्ट जल्दी से, हमने सबने आर वाटर का नाम तो सुना, ज्यादातर सबने पिया भी अब तो आर ओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी साफ पानी माना जाता है, शुद्ध पानी माना जाता है, तभी तो लगाते हैं घर में इतने महंगा आर ओ। तो आर ओ सिस्टम काम कैसे करता है सुनना, वो समझ आ रहा है, ये बोर्ड का पेपर का 2 बार का आया हुआ क्वेश्चन भी। हमने आर ओ मशीन खरीदी, आर ओ मशीन लगाने के लिए बंदा इंस्टॉल करने के लिए आया, तो ये मशीन का एक्चुअल इंटरनल वर्किंग है, आपको बाहर से क्या दिखता है सुंदर सजा हुआ वो अलग बात है, लेकिन फंडामेंटल जिसपे वो काम करती है वही है। उस मशीन में वो पहले से प्योर पानी भर के लाता है, थोड़ा सा क्या, एक कंपार्टमेंट में, ये एसपीएम लगी हुई है उसमें, ठीक है। अब वो यहां से आके आपका जो पानी आपने प्योरीफाई करना, आप अपने किसी टैप से जुड़वा देते हो या नहीं उसे, बट मान लो आप 1 मिनट के टैंक से जुड़वाते हो अपने, तो यहाँ से टैंक का पानी आ रहा है, ये जो यहाँ से पानी आ रहा है ये पानी है या सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें कई सारी सॉल्ट्स डिसॉल्व होती हैं। तो आप प्योर पानी शुद्ध पानी पीना चाह रहे हो, मतलब फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स, तो डिस्टिल्ड वाटर भी फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स होता है, डिस्टिल्ड वाटर में पानी उड़ के तो जाता उधर। तो डिस्टिल्ड वाटर पीना पसंद करेंगे या डिस्टिल्ड वाटर पीना सेहत के लिए कैसा रहेगा। तो अगर हम डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं तो हम कुछ दिनों बाद मोस्ट प्रोबेबली बीमार होने लगेंगे, हमारे को जॉइंट पेन्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी फिर हो जाएगी। लेकिन इस रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो पानी प्योरीफाई होता है वो डिस्टिलेशन से भी बढ़िया होता है, डिस्टिलेशन में तो फिर भी थोड़े बहुत सॉल्ट मिल जाता है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर आपने डेडली पॉइजनस पानी है ना, इतना पॉइजनस कि आपने जी पे रखा और आप ऊपर, वो वाला पानी भी आप रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू साफ करके पीजिए, पीजिए कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसपीएम के थ्रू सिर्फ कौन जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जो डेडली पॉइजनस चीज उसमें मिली है वो तो इधर ही रह जाएगी। तो फिर इसका मतलब हमने इतना महंगा आर लगवाया है तो पैसे बेकार करें। हमारे को तो बॉडी पेन में हुआ नहीं सर, लेकिन हम तो मसालों से भी रहे हैं, जिनके घर लगा हुआ सालों से, आप झूठ बोल रहे हो। तो वो आपसे पूछता है इंस्टॉलेशन वाला, जी सहारनपुर में तो रसगुल्ले चलते हैं ना, कि वो जो आपको पानी पीना है जी बिस्लेरी वाला पीना है या ये वाला पीना है, वो वाला पीना है, से 2-3 नाम में वो पूछता है। तो उसका फंडा क्या होता है, बिस्लेरी वाला या ये वाला, हमने तो बिस्लेरी वाला और ये वाला वाले के नाम से डिफरेंशिएट किया नहीं होता, हमको तो जो सीख सा वो कर दे। तो फिर वैसे वो वही समझाता है, देखो जी बिस्लेरी वाला करवाओगे तो थोड़ा कड़वाहट ज़्यादा आएगी, और वो एक्वाफीना वगैरह वाला करवाओगे तो कड़वाहट थोड़ी कम होगी।
इस तरह से समझाता है वो, इस तरह से तभी समझाता है। अगर आप उसका इंटरव्यू लेने को तैयार हो, नहीं तो अपना फिट करके चुपचाप चला जाएगा। कभी आपके नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दिमाग नहीं मारते कहते एक्वाफिना लगाया चले गए, देख लो कुछ गड़बड़ होगी बता देना हमें, और टेस्ट कुछ आपको पसंद आए तो हमें बता देना, 2-3 दिन में हम आके 1 मिनट में ठीक कर देंगे। वो क्या फंडा है? तो एक वर्ड है टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। सुना है किसी ने पानी का टीडीएस चेक करा? वो लोग चेक भी करते हैं आके जब अपना बेचने आते हैं, आपके पानी का टीडीएस कितना आ रहा है, तो वो अक्सर वो ऐसे कह देते हैं कि अगर टीडीएस पानी का 250-300 से ऊपर आ रहा है जी, आरओ लगवाई लो। तो टीडीएस इज टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। अब फंडा समझ गए क्या करता होगा ये? यहाँ आपका सॉल्यूशन जो आया उसमें टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स है कुछ, और इधर कौन पहुंचेगा? बिल्कुल प्योर वाटर, उसमें से डिजॉल्व सॉल्ट्स हट जाएंगे या नहीं? लेकिन आप कह रहे हो ये पानी पीना सेहत के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है ज़्यादा दिनों तक। यहाँ पे आपकी आरओ वाली टैप लगी होती है, आप इसे जब चाहे खोल के जितना चाहे पानी इसमें से निकाल सकते। प्रोसेस बहुत स्लो होता है। बोलो। अरे फास्ट नहीं होता सर, स्लो होता है। फास्ट तो एक्वागार्ड में होता है, आरओ जो होता है वो बहुत स्लो होता है, तभी तो उसमें टैंक टाइप का लगाता है थोड़ा सा, क्योंकि एक एक बूंद धीरे धीरे होता रहता है, उसमें थोड़ा स्टोरेज आता है। एक्वागार्ड जो होता है उसमें स्टोरेज नहीं आता। देखो उसमें तो आप स्विच ऑन करते हो एकदम से धार बहने लगती है, तो सीधा पानी अंदर एंटर हुआ उसमें, सीधा फिल्टर होकर बाहर। इसमें पहले से थोड़ा टैंक लगा होता है, 2 लीटर 5 लीटर का, डिपेंड्स, क्योंकि प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। और यहाँ साइड में एक पाइप होता है, वो आपका बाहर बह रहा होता है, नाली में डाल देता है वो पाइप को। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी है वो बहुत गंदे वाला पानी है, जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कहते हैं 80% पानी ही तो बेकार ही जाता है, 20% ही प्योरीफाई होता है। तो इसलिए आरओ वाटर सिस्टम जो है वो हमारे नेचर के लिए वैसे भी बड़ा खतरनाक है। पानी की शॉर्टेज आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो आरओ वाटर, अगर हिंदुस्तान में थोड़ा डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट हुआ करती तो आरओ हटा गया होता है यहाँ से। डेमोक्रेसी इसलिए कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए वो क्या कहते थे, इस पानी से को आप अपने प्लांट्स में डाल दीजिए, क्योंकि उसमें खूब मिनरल्स होंगे, खूब सॉल्ट्स होंगे। या फिर से आप, क्योंकि अब सोप तो यूज़ नहीं करते, डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, एंड डिटर्जेंट एंड सोप कैन वर्क इवन इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब जिसमें सॉल्ट्स हैं बेसिकली, तो कैल्शियम। तो इस पानी से वो कहते हैं कपड़े धो लेना। समझ आया? याद आया कुछ हो तो? अरे सर हम चक्कर में तो बाहर रख देते, बहुत पानी नुकसान दूँ। पंडा सारा समझ से जाना। अब ये जो पानी है ये तो बिल्कुल प्योर पानी है, जिसमें सॉल्ट नाम की चीज़ नहीं बची, तो इसका पानी में कड़वाहट आ जाती है इस वजह से। बिल्कुल प्योर वाटर कड़वा होता है। तो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी वालों ने अलग अलग फंडा बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं, इधर से इधर एक पाइप जोड़ देते हैं ऐसे, और इस पाइप में ना एक स्टॉपर होता है, उस स्टॉपर को लूज कर देता है, जितना ज़्यादा से टाइट कर देंगे पानी इधर से बिल्कुल बंद, और थोड़ा सा लूज कर देंगे, थोड़ा सा पानी इधर। अब समझ गए थोड़ा सा पानी इधर क्या हुआ? थोड़ा सा वो सॉल्ट्स वाला पानी इधर आ जाता है, और इसमें सॉल्ट्स, तो इसकी नॉब से इस पानी का टेस्ट कंट्रोल हो जाता है। जितना ज़्यादा खोल देंगे उतना ज़्यादा। आपको कितने महंगा लगवाने का फायदा क्या होगा जब सारा आपने गंदगी मिलाई दी? पागल वागल नहीं बना रहे, सच का वैसे ही करना कुछ नहीं। तो इसमें टैप वाटर जो आता है आपका सीधा इसमें नहीं जाता, उससे पहले उसमें और चॉक्स फिल्टर वगैरह भी लगे होते हैं, एक्वागार्ड में जो होते हैं, एक्वागार्ड वाला फंडा, यूवी लैंप वगैरह, वो सब वाला पानी उसके थ्रू होते हैं, किसमें आता है? तो उसमें जर्म्स वर्म्स तो मर गए होते हैं। अब जो आप पानी फिल्टर करवा के पीते हो, वो पानी बिना एक्वागार्ड के भी तो पी जाते हो, कई बार मर जाते हो क्या? जो पानी इसमें एंट्री कराते हो वो कई बार खराब खराब हो गया तो पीने से काम चल जाता है, या कुछ साल पहले जब नहीं था तो पीते थे। तो वो कोई पॉइजनस वाटर थोड़ी आ रहा है, तो वो थोड़ा सा इधर मिक्स भी हो जाए तो ये पॉइजनस नहीं होता, क्योंकि इधर पॉइजन तो आ ही नहीं रहा था। समझ गए? तो मेजॉरिटी ऑफ गंदगी उसमें से साफ हो गई, मेजॉरिटी ऑफ सॉल्ट्स उसमें से साफ हो गए, सिर्फ टेस्ट मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इसमें ये वाला मिक्स कर देता। तो उसमें लिखा भी था टीडीएस कंट्रोलर विद टीडीएस कंट्रोल, इस तरह से उनके एडवर्टाइजिंग खंडे होते हैं। पहले ये इंटरनली लगा हुआ था, ओपन भी आने लगा बाहर की तरफ, नॉब सजा हुआ अलग मॉडल में, आप इसको अपने हाथ से घर पे खुद ही सेट कर लो। एक्वागार्ड में आरओ सिस्टम थोड़ी होता है, एक्वागार्ड आता है 10,000 रुपये का, या आता है 15,000 रुपये का। एक्वागार्ड में ये नहीं होता कुछ भी, बस इसमें तो फिल्टर कैंटर लगे होते हैं 2, एक कार्बन का और एक यूवी लैंप से गुजरता है, और एक सिंपल। और नहीं लगता सर उसमें तो जो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए मैं आपको कपड़े की छलनी तो देखी है, टैप्स पे लगी होती है मंदिरों में, आज भी टाइम लगता है क्या? तो बस वहाँ छलनी की जगह रॉड लगी हुई है, छलनी वाली होती है, उसमें से पानी जब निकलता है तो उसमें फंसा रह जाता है, उसमें कार्बन पाउडर भरा होता है। तो कार्बन पाउडर तो पानी में घुलता नहीं है, तो छलनी के पोर्स तो फिर भी बड़े हो सकता है। कार्बन पाउडर के पोर्स जो होता है वो के बीच में, पाउडर के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है सर? जी 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 जी। तो इस प्रोसेस का नाम, हाँ मेन बात तो रही गई। ये तो सॉल्यूशन हम सब उल्टा पढ़ा रहे हैं, सॉल्वेंट इधर जा रहा होगा ऑस्मोसिस से, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो वहां पे असली चीज है, वहां पे अंदर एक मशीन लगी है, मोटर टाइप की लगी है, बिजली से जो ऑपरेट हो रही है। वो क्या कर रही है, इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, किससे ज्यादा? जो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर था उससे ज्यादा। जब उससे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये मजबूरन इधर आना पड़ेगा या नहीं इसको? तो उसमें तभी तो हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर ये प्रेशर ये बंद हो जाए तो पानी इधर से उल्टा उधर जा रहा होगा, तो रिवर्स क्यों किया? समझ गए? तो आपके पेपर में सीधा ये फोटोग्राफ बना हुआ आता है इतना, ये कुछ नहीं, और पूछता है ऐसे डायरेक्शन एरो बनी हुई आती है, विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? तो आंसर था रिवर्स ऑस्मोसिस। 2 बार आ चुकी है फोटो छपी हुई, आज तक 2 बार सिर्फ। अब आप लिखना चाहो रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन /
डीसैलिनेशन, स्क्रीन बोर्ड पे देखो, डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन समझ गए, नमकीन पानी, डी फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर स्लैश डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब ये जो ऑस्मोसिस नाम का फेनोमेना है, इसके हमें दुनिया भर के एग्जांपल्स पढ़ने और फिर इसके न्यूमेरिकल वर्जन पे आना है। तो दुनिया भर के एग्जांपल जो है मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन के ना, उनमें से कई सारे बहुत सारी बार आए हुए हैं। कैसे आए हुए आपको समझ आ रहा है? उनमें से एक को मैं थोड़ा सा लंबा करके सुना रहा हूँ। ऐसा कुछ जादू वादू हमने शायद नहीं देखा होता, क्योंकि जादू वादू फैशन में नहीं रहा ज़्यादा। नहीं तो पहले ना स्कूल्स में भी वो जादूगर जादू शो करने आते थे। तो उसमें एक जादू वो दिखाया करते थे कि बॉटल है कांच की, और कांच की बॉटल का मुंह तो छोटा होता था और उसके अंदर पूरा साबुत एग अंडा पड़ा हुआ होता था। तो देख के आश्चर्य ये हो रहा था कि भाई ये अंडा साबुत अंदर चला कैसे गया। समझ गए? छोटे मुंह की बॉटल है, कांच की बॉटल सबने देखी हुई है, और इसके अंदर एक साबुत अंडा पड़ा हुआ। मुंह ज़्यादा बड़ा लग रहा, थोड़ा छोटा कर लो। अब टेंशन ये की साबुत अंडा इसमें चला कैसे। तो यहाँ से हमारा ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल शुरू होते हैं। एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, एग का जो हार्ड वाला हिस्सा है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक नेचर की चीज है, चूना। इसको एग को डाइल्यूट एससीएल में डिप करते हैं। डाइल्यूट एससीएल तो वीक एसिड, डाइल्यूट है काफी। एग को इसमें डिप करके बाहर निकालते हैं, तो इसके ऊपर जो पतली सी हार्ड कवरिंग होती है सिर्फ वो उसमें घुल गई होती है। तो एग अभी भी साबुत होता है, बस थोड़ा हैंडल केयरफुली करना होता है। अब वो एग हमने वहां से निकाला जिसकी हार्ड शेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट लेयर हैज बीन रिमूव्ड बाय डिसॉल्विंग इन। फिर हमने एक बीकर में सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। चीनी तो महंगी है, नमक सस्ता है उसके मुकाबले, हाँ या नहीं? पानी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसमें वो एग रख दिया। अब बताओ, अंदर एग के अंदर एग यॉक नाम का लिक्विड होता है, येलो ऑयली सा, उसमें प्रोटीन्स घुले होते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये तो सैचुरेटेड है। तो उसके अंदर से, उसमें जो अंदर लिक्विड है उसमें वाटर कंटेंट भी होता है, उसमें से सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। यानी जो ये एग है, ये इसका जो मेम्ब्रेन है शेल हटने के बाद भी वो एसपीएम का काम कर रही होगी, कल याद करो, नेचुरल ओरिजिन। तो अंदर से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो ये एग श्रिंक कर जाएगा या नहीं? एग जब श्रिंक कर जाता है फिर इसके ऊपर लाके इसमें छोड़ देते हैं, धीरे से छोड़ते हैं जिससे नीचे जाके टूटे नहीं, बल्कि इसमें पहले पानी भर दो और फिर छोड़ो, तो फिर तो एकदम से नहीं गिर के टूटेगा, धीरे धीरे लैंड कर जाएगा। लेकिन इसमें एग तो हमें नॉर्मल साइज का दिखा था, तो अंदर पानी भरा है ना। अब प्योर पानी है और अंदर एग यॉक है जिसकी कंसंट्रेशन प्योर पानी के मुकाबले तो ज्यादा है। अब बाहर से पानी अंदर जाने लगेगा और ये एग स्वेल कर जाएगा, और फिर बॉटल टेढ़ी करके इसमें जो पानी बचा वो पानी बाहर बहा दो जो बाहर बच रहा था। तो आपको क्या लगेगा, अंदर सिर्फ कौन पड़ा? आ गया ऑस्मोसिस का पहला यूज। बोर्ड के पेपर में इतना बड़ा करके तो क्वेश्चन नहीं आया, तो किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में आया था बहुत पहले, अब तो आता ही नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड हो गया। बोर्ड के पेपर में तो क्या आया कि 2 एग whose outer covering has been removed by dissolving in dilute HCl। एक एग को कहता मैंने वाटर में रख दिया और एक एग को कहता मैंने सैचुरेटेड कोई सा भी सॉल्यूशन ले ले वाटर में, शुगर हो कुछ हो, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बाहर कम। तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, ये क्या करेगा, स्वेल, और यहाँ अंदर से बाहर आएंगे क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज्यादा। दिस विल, ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हो गया। तो ये नोट करते जाना हर चीज को, सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। रब कर दूं, कर लीजिए। वो एक साहब कल कर ही लिया था कि किशमिश को हम रात पानी में भिगोते हैं, रीजन फूल जाती है, तो वो भी ड्यू टू ऑस्मोसिस। आप लिख लो स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स इन वाटर। फिर हमें रात को डिप करके छोड़ने होते हैं चने या छोले, आपके यहाँ जो बोलते हैं, सुबह बनाने हो तो, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं, बॉयल होने में टाइम ज़्यादा लेता है, तो रात भर डुबो के छोड़ देते हैं नहीं। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। समझ गए? एग छोले के अंदर कुछ तो होता ही होगा ना, जब उसमें टेस्ट आ रहा है तो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में है समझ लीजिए, तो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर पानी, तो बाहर से पानी अंदर जाके इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करता है। गाजर का जूस सबने पिया, तो गाजर वाला जो आज गाजर खरीद के लाता मंडी से जूस बनाने के लिए, उसका जूस आज नहीं पिलाता, उसका जूस कल पिलाएगा। जो कल खरीद के लाएगा उसका परसों पिलाएगा। क्यों? आज सुबह मंडी से जब वो गाजर लाया तो उसको बड़े बड़े तसलों में, ड्रम में, पानी में भर के छोड़ देगा, कहेगा जी धो रहा हूँ। अगला उस पूरे दिन पूरी रात गाजर पानी में पड़ी रही, अगले दिन सुबह उसने उन्हें निकाल लिया। अब मेरा एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है, मैंने गाजर की दुकान नहीं रही होगा जी, नहीं सर इतने घंटे नहीं करते, थोड़ा से कम करना, लेकिन काफी टाइम वो पानी में डिप। तो क्या है, जब वो इसमें से गाजर निकाल के जूस निकालेगा तो उसके जूसर पे जोर भी नहीं पड़ेगा, और 2 गाजर में, या तो हमें 8 गाजर में 1 ग्लास जूस भरना था, तो अब 2 गाजर में ही बन जाएगा 1 ग्लास जूस, क्योंकि गाजर के अंदर जो जूस है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर जिस पानी में डुबाया वो लगभग प्योर पानी है, उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो गाजर बेचने वाला भी जानता है ऑस्मोसिस, ठीक है। एक वर्ड वो बुक वाला अगर आप बुक पढ़ोगे ऐसे लिखा होगा, विल्टेड, विल्टेड फ्लावर्स।
दिवाली के आसपास अक्सर दिखते देखे मैंने मार्केट में, वो सिकुड़े हुए से फूल सा आता है कि घर जाके पानी भरना कांच के किसी बाउल में और उसमें इसको रख देना, फिर ये फूल जाएगा। वो क्या है? विल्टेड फ्लावर्स। वो भी क्या है? ऑस्मोसिस। समझ गए क्या? तो विल्टेड फ्लावर्स का किस्सा समझ आ गया। अब किसी के घर अचार वगैरह कभी डला हो, स्पेशली आम का, तो जिनके नहीं डला हो आज अचार बनाना भी सीख लो। मेरे घर तो नहीं डला कभी, लेकिन मेरे पड़ोस पड़ोस में डलता था बचपन में, तो वहाँ से मैंने सीखा है कि वो क्या करते थे, दिन भर घंटों बैठ के ना लेडीज खूब सारा कच्चा आम खरीद लेते थे। पूरा मोहल्ले के पुराने सिस्टम तो दूसरा होता था, अभी हो गए सब अपनी अपना मुंह टेढ़ा करके साइड में चलता है। तो वो तो 15-5-7 घर फैमिलीज कम से कम सारी लेडीज भाई आज काम निपटा के घर आ जाना, सारी एक साथ बैठ के पता चला 20 किलो 25 किलो आम छील छील के फाके बनानी है। और फिर फाके बनाने के बाद शाम में वो क्या करते थे, ड्रम टाइप के लेके, अब बकेट तसलियाँ बड़ी बड़ी जो भी वैसे लो लेके उनमें सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते थे। और ये मेरे साथ हुआ है खुद। मैं उस वक्त स्टेशन में लेता था, उसमें ये सारा आम भिगो देते हैं, फिर अगले दिन सुबह को धूप निकलने पर ये इन बकेट्स में से ये सारा निकालते हैं आम को। और छलनियाँ देखें ना, बड़े बड़े वाली छलनी होती है, काफी बड़ी बड़ी लोहे के बड़े बड़े छलनी आती थी, अब तो सब फैशन चीजें, ये सब निकाल के इनमें भरते थे और इनको फिर छत पे लेके जाते थे। छत तक ले जाने तक इनमें से पानी टपक जाता था और फिर ऊपर छत पे चादरें बिछा के इसको ऊपर सुखाने के लिए डाल देते थे। अब मेरी बचपन की केमिस्ट्री कहाँ शुरू होती थी, अब जब ये इसमें से निकालते थे ना तो ये सिकुड़े हुए होते थे। मैं सोचा करता था रात भर पानी में डूबे हुए हैं, कोई चीज़ रात भर पानी में डुबो के छोड़े में फूलती है, और ये इसमें छोड़े हैं ये ऐसे सिकुड़ जाते थे, बिल्कुल मुरझाए ऐसे सिकुड़े सिकुड़े से। अब मुझे ये तो पता नहीं था, मेरे घर में तो होता नहीं था कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। मैं तो था पानी में डुबोया हुआ, क्योंकि मैं पानी टपकता हुआ देखता था, पानी में डुबोया और मान लो मेरे को सॉल्ट पता भी चल जाता तो कौन सी मेरी बुद्धि नहीं थी उस जमाने में, मैं ऑस्मोसिस हुआ होगा। तो पानी में डूबा हुआ फिर ये सिकुड़ क्यों गया? तो जब केमिस्ट्री में आया तब मुझे पता चला पानी में नहीं डूबा था, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबा था, इसलिए सिकुड़ गया कि इस मैंगो के अंदर कुछ नेचुरल जूस था, उसकी कंसंट्रेशन कम थी और बाहर सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर आए। मैंगो का टेस्ट, मैंगो में जो भी चीजें रही होंगी फ्लेवर्स ये वो सब अंदर ही रहे, सिर्फ कौन आया? पानी बाहर आया। अब ये बाहर धूप में क्यों सिखा रहे हैं कि जो सरफेस पे पानी लगा है वो सूख जाए, बढ़िया से सूख जाए। 1-2 दिन धूप में सुखाते थे फिर तो वो सूख के बिल्कुल ही जरा जरा से हो जाते थे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने सुना कि भाई हिंदुस्तान में दादी जी का अचार 100 साल भी खराब नहीं होता जी। ऐसे कहीं मैंने सड़क पे चलते हुए ऐड पड़े, यहाँ दादी जी का अचार मिलता है 100 साल भी, मथुरा उथुरा की साइड इस तरह की चीजें बहुत 100 साल भी खराब नहीं होता। तो वो क्या फंडा है लॉजिकल? बेसिक बात तो इतनी सी है कि मॉइस्चर उसमें से बिल्कुल खत्म कर दिया होगा ना इस टेक्निक ने, और मॉइस्चर जरा से भी रह जाए तो ही तो चीज सड़ती है। फिर उसके अंदर आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, नमक, हल्दी वल्दी सब डालते हो, वो सब भी नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। लास्ट चैप्टर इस साल कोर्स में हुआ तो पढ़ोगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, टेबल सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल सब प्रिजर्वेटिव्स हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो उससे आपका अचार सड़ेगा ही नहीं। क्या ऑस्मोसिस से इस्तेमाल हुआ? तो इसके लिए आप एक वर्ड लिख लो, रॉ मैंगोज। रॉ मैंगोज एनसीईआरटी की बुक की भाषा लिखा रहा हूँ, श्रिवल, बोर्ड से स्पेलिंग देख लो, श्रिवल। व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन, ब्राइन में मतलब ब्राइन पता है ना किसको कहते हैं? सॉल्ट का तो पहले में पढ़ लिया था ब्राइन। तो रॉ मैंगोज श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन। विल्टेड फ्लावर्स के साथ पूरी लाइन लिख लियो तो ये लिख लो, रिवाइव व्हेन प्लेस इन, रिवाइव मतलब फूल जाते हैं वापस नॉर्मल हो जाते हैं, व्हेन प्लेस इन फ्रेश वाटर। बोलिए हो गया क्या? अब यही नहीं छोड़ रहा वो आपको, कहता अभी तो और बहुत सारे किस्से सुनाऊंगा। हमने कहा रहने दे, छोड़ दे, हो गया वो आपके तो नहीं। मार्शी प्लेस यानी दलदल वाली जगह। तो मार्शी प्लेस में यानी दलदल में अगर कोई पौधा उग रहा हो तो वो पौधा बहुत तेजी से बड़ा होता है और बहुत जल्दी मर जाता है। तो क्या रीजन? ये जो रूट्स है मार्शी प्लेसेस में प्लांट की, मार्शी प्लेस में तो दलदल बहुत है, पानी बहुत है, तो उसकी रूट्स में पानी तेजी से जाता है, पानी तेजी से अंदर जाएगा तो उसमें जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी फूल के बड़े हो रहे होंगे, तो प्लांट तेजी से बड़ा होता नजर आएगा। लेकिन पानी आता ही रहा तो सेल्स बर्स्ट होने शुरू हो जाएंगे या नहीं, फटने शुरू हो जाएंगे, और जब सेल फटने शुरू हो जाएंगे तो प्लांट मर जाएगा। तो लिखना हो तो प्लांट्स ग्रो एट वेरी फास्ट रेट इन मार्शी प्लेसेस, प्लांट्स ग्रो एट वेरी फास्ट रेट इन मार्शी प्लेसेस and die early रीजन फिर से क्या हो गया? ठीक है, अब जो प्लांट, कैक्टस में एग्जांपल दे देता हूँ, डेजर्ट में उगता है सुना, तो कैक्टस अगर हम सहारनपुर में उगा लें तो उग जाएगा? मत डालो पानी उसमें 2-2 महीने उसके गमले में। लेकिन जो प्लांट यहाँ उगता है, आम का पेड़ में जाके वहाँ पे राजस्थान में लगा रहा हूँ डेजर्ट में, तो उगेगा नहीं। तो कैक्टस में ऐसा क्या है, वो डेजर्ट में उग जाता है, इसका मतलब कम पानी में उसका काम चल जाता है। तो कैक्टस में जो रूट्स हैं, रूट्स में जो सेल हैं, उनमें जो सेल सैप है, उस सेल सैप की एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 10 एटमॉस्फेयर तक का। तो जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो कभी उसे मिट्टी में, रेत में पानी की एक बूंद भी दिख गई से खींच लेगा अंदर या नहीं? कल पढ़ा ना, जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा पानी खींच लेगा।
तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, इसका मतलब उनके रूट्स में भगवान जी ने जो सेल रखे हैं, उन सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई है। ठीक है, आप लिख दो प्लांट्स इन डेजर्ट्स हैव हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ, अप्रॉक्स बोल दिया मैंने, 10 से ज़्यादा कम भी होते होंगे, तो इसलिए ट्रेसेस ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। आ रहा है, लिख लो सर, तो बोल रहा हूँ लिख लो, अबाउट 10 अप्रॉक्स। हाँ जी, अब प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मीट को प्रिजर्व करने के लिए उसमें सेंधा नमक, मोटे मोटे डले से सेंधा नमक के, या शुगर डाल देते हैं, तो शुगर तो महंगी पड़ती है इसलिए सॉल्ट डाल देते हैं, तो ज़्यादातर सॉल्ट डालता है, शुगर जो है ना उसमें डाल देते हैं फ्रूट्स में। कौन से फ्रूट्स में? जो कटे हुए फल आते हैं ना, किसी ने बाजार में से वो खरीदा होगा कभी, पाइनएप्पल, 3 का डिब्बा आता है सील्ड, अंदर शरबत भरा होता है, शुगर सॉल्यूशन, अंदर स्लाइसेस पड़े होते हैं कटे हुए पाइनएप्पल के, राउंड राउंड, बिना सीजन के पाइनएप्पल रायता बनाना हो तो, समझ गया क्या कह रहा हूँ? तो उसको शुगर सॉल्यूशन में डिप करके क्यों रखा है? तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है, या समझ लो उसमें से अंदर से उसमें जो वाटर कंटेंट है वो बाहर आ जाता होगा, टेस्ट मेंटेन रहता होगा, सरफेस से गीला गीला भी रहता होगा, तो उसको कह रहे हैं फ्रूट्स को शुगर से, बैक्टीरियल एक्शन से भी बचा देगा। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ मीट के लिए क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सॉल्ट डालने से जो बैक्टीरिया है, और यहाँ उसके ऊपर सॉल्ट आ गया, तो नमी तो होगी मॉइस्चर में, मॉइस्चर तो होगा ही हवा में, तो कुछ गीला गीला तो हो जाता होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, और जो सेल बैक्टीरिया के अंदर सेल्स हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन कम, अंदर का पानी बाहर निकल गया, बैक्टीरिया मर गया। तो सॉल्टिंग ऑफ मीट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरिया श्रिवल्स एंड डाइज, बैक्टीरिया सिकुड़ जाता है, ये वाला श्रिवल एंड डाइज। मैं तो खुद भूल गया क्या बोला था सेंटेंस, क्या सेंटेंस बोला था वो पूछना, रिपीट कर दो। कौन सा मीट? सॉल्टिंग ऑफ मीट टू प्रोटेक्ट इट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, या टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शन, कुछ भी बोला होगा, सब सही है, लैंग्वेज प्रॉपर बना लो बस। डैश लगा के बैक्टीरिया श्रिवल्स, ये वाला श्रिवल्स एंड डाइज, सिकुड़ जाता है, बेचारा मर जाता है। आ गया शायद लास्ट 2 किस्से और, वो जो रात में चने भिगो के रखते थे, अगर रात में चने भिगो के भूल जाए, सुबह याद आएगा आज दोपहर को चने बनाने, रात को भीग गए भूल गए, तो क्या करें? चने गरम गरम पानी में डबो देते हैं, उबलते हुए पानी में डबो के छोड़ देते हैं, तो जो रात भर का काम है उतना बढ़िया तो नहीं होता, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे में उबलते पानी में रखने से जल्दी काम हो जाता है। तो ऑस्मोसिस जो है वो फास्ट हो जाता होगा गर्म पानी में, तो वो किस्सा कल करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। फिलहाल पहाड़ों में मैंने आपने भी देखे होंगे, पेड़ होते हैं 50-50, 60-60 फीट ऊंचे तक पेड़ होता है, स्पेशली चिनार के पेड़ अगर देखें उधर, तो 50-60 फीट ऊंचे पेड़ों तक पानी तो रूट से जाता होगा, तो इतनी हाइट्स तक पानी कैसे चढ़ जाता होगा? कैपिलरी एक्शन इतनी दूर तक तो काम नहीं करेगा, तो किसके थ्रू काम करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है जी, तो टॉल प्लांट्स सर्वाइव थ्रू ऑस्मोसिस। बताओ आया कि नहीं? अब लास्ट किस्सा है, तो लिख लो स्टेटमेंट, पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड, people taking lot of salt or salty food experience water retention in tissue cells and intercellular spaces due to because of osmosis, which results in swelling और पफनेस। स्वेलिंग तो जानते हो, और पफीनेस वर्ड दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, स्वेलिंग और पफीनेस, और इसको वो कहता है मेडिकली इट इज कॉल्ड एडिमा। अब इसका मैं घटिया सा वर्जन कर देता हूँ जिससे मुझे कहानी याद। अगर मैं खूब नमक खाता हूँ तो मेरी बॉडी में जब नमक खूब ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अब कहाँ होगी कैसे होगी मैं नहीं समझा सकता, लेकिन होगी तो वहाँ ऑस्मोसिस होगा। तो जो ये जॉइंट है, जॉइंट में 2 बोन्स के बीच में गैप होता होगा तभी तो मूव कर रहा है, तो वहाँ जो स्पेस है, सेल्स तो वहाँ भी होंगे, तो ऑस्मोसिस होकर वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, और जब वहाँ पास जमा हो गया तो यहाँ से जॉइंट फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा और फिटनेस हो जाएगी, और मूवमेंट भयंकर दर्द वाला हो जाएगा नहीं, तो उस प्रॉब्लम का नाम एडिमा। ठीक है सर।